जैन क्लास। तो बाबू आज जो है ना हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लास्ट क्लास होगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति या हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं के बढ़ने पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि आत्म संयम और अपने भोग विलास को नियंत्रित करने पर निर्भर करता है। कौन बताए थे? महात्मा गांधी। फिर महात्मा गांधी अगला पैराग्राफ में हम लोग को बताए थे कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरोपीय सभ्यता यूरोप के लोगों के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यदि भारत इस सभ्यता का क्या करेगा? कॉपी करेगा, यानी क्या होता है, इस सभ्यता को अपनाने का कोशिश करेगा, तो क्या भारत के लिए विनाश साबित होगा। और यदि और हमें ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं अपनाना चाहिए, हमें वो सब चीज अपनाना चाहिए जो हमारे लिए सही है, जो हमारे हिसाब से अपनाने लायक है। यही बोले थे कौन? महात्मा गांधी। फिर क्या कहे? ऐसा नहीं है कि यूरोप के लोगों को अपने दृष्टिकोण में, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। उन्हें उन सभी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। यदि उन्हें जीवित रहना, जिंदा रहना है, तो उन्हें उन सभी बुराइयों को चलता है त्यागना पड़ेगा, जो उसकी सभ्यता में क्या हो गया, आ गया है। तभी यूरोप के लोग का कल्याण है। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। अब देखो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं बाबू। The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil। तो क्या कहता है? और लगातार लगातार भौतिक सुख सुविधाओं, क्या कहता है? मटेरियल कंफर्ट। लगातार भौतिक सुख सुविधाएं की खोज और इनकी वृद्धि, लगातार भौतिक सुख सुविधाओं की खोज और इनकी वृद्धि ये एक प्रकार की बुराई है, एक प्रकार की बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस themselves will have to remodel their outlook। और मैं यह कहता हूं, मैं साहस पूर्वक कहता हूं कि यूरोप के लोगों को भी उन्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ेगा। उनके दृष्टिकोण में क्या करना पड़ेगा? बदलाव लाना पड़ेगा। इफ दे if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves। और यदि उन्हें उन भौतिक सुख सुविधाओं के नीचे नहीं दबकर समाप्त नहीं होना है, नहीं दबना है और उनका गुलाम नहीं बनना है, तो उन्हें क्या होता है? यदि उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं के नीचे दबना नहीं है, तो उन्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि वे लोग उसके गुलाम होते जा रहे हैं, क्योंकि वे लोग उसके गुलाम होते जा रहे हैं। तो भौतिक सुख सुविधाओं का गुलाम कौन होते जा रहा है? यूरोप के लोग। दे मतलब वे लोग, यूरोप के लोग। यानी महात्मा गांधी ने फिर से कहा कि लगातार सुख सुविधाओं की खोज और उनकी लगातार वृद्धि एक प्रकार की बुराई। और मैं अपने आप से कहता हूं, मैं यूरोप के लोगों को साथ पूर्वक कहता हूं कि यदि उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं के नीचे दबकर नहीं समाप्त होना है, जिसका वे लोग गुलाम होते जा रहे हैं, तो उन्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ेगा। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। फिर देखो बाबू, फिर क्या कहे? इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। हो सकता है आज मेरी समझ गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज द कोर्ट सर्टेनिटी। लेकिन मुझे यह निश्चय है, यानी मैं ये निश्चित रूप से कहता हूं कि मुझे पता है कि यदि भारत उन स्वर्ण यानी धन संपत्ति का मोह करेगा, तो गोल्डन फ्लिस मतलब धन संपत्ति, यदि भारत इन धन संपत्ति का वो मोह करेगा, भौतिक सुख सुविधाओं का मोह करेगा, तो यह भारत के लिए निश्चित मौत साबित होगा, यानी निश्चित बर्बादी साबित होगा। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से पहले पैराग्राफ में कहे थे कि यूरोप की सभ्यता यूरोप के लोगों के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन यदि भारत उस सभ्यता को अपनाएगा तो भारत के लिए वो बर्बादी होगा। और फिर वही बात में कह रहे हैं कि भारत अगर धन संपत्ति का मोह भारत के लोग रखेंगे, तो यह अपने आप को निश्चित मौत की ओर, निश्चित मौत को आमंत्रित दे रहे हैं, अपने आप के विनाश को वो क्या कर रहे हैं? आमंत्रित कर रहे हैं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें सुख सुविधा और भोग विलास और भौतिक वस्तुओं से दूरी बना के रखना है। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। कहते हैं हमें एक पश्चिमी दार्शनिक के, पश्चिमी वेस्टर्न फिलोसफर मतलब पश्चिमी दार्शनिक के सिद्धांत को अपने दिल पर अंकित करना है।
करते हैं। अतः आइए हम लोग पश्चिमी दार्शनिक के एक सिद्धांत को अपने दिल पर अंकित करते हैं, अपने मस्तिष्क अपने दिल में रखते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग क्या होता है? सादा रहन सहन और उच्च विचार। सादा रहन सहन और उच्च विचार, तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ किसका विचार है? महात्मा गांधी का नहीं है, वेस्टर्न फिलोसफर का, यानी पश्चिमी दार्शनिक का विचार है। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि आइए अपने दिल पर एक विचार, पश्चिमी दार्शनिक का एक विचार अंकित करते हैं, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा रहन सहन और उच्च विचार। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ जाते हैं। Today it is certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses, कहता है आज यह निश्चित है कि करोड़ों लोग जो है कि वैभवपूर्ण यानी क्या था उच्च रहन सहन को अफोर्ड नहीं कर पाते, यानी क्या था उच्च रहन सहन यानी नहीं उच्च रहन सहन में नहीं रह पाते। Today it is certain that the millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses, कहते हैं आज करोड़ों लोग जो है कि क्या कहते हैं यानी उच्च वैभवपूर्ण जीवन को अपना नहीं पाते, और हम में से एंड वी द फ्यू हम में से जो कुछ है जो कि दावा करते हैं कि हम लोग जनता के लिए सोचने का काम करते हैं, रन द रिस्क इन ए वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, और हम लोग जो कुछ व्यक्ति है जो जनता के लिए सोचने का काम करने का दावा करते हैं कि हम जनता के लिए सोचने का काम करते हैं, हम लोग उच्च वैभवपूर्ण यानी वैभवपूर्ण जीवन की खोज में अपने आप को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं, यानी कहते हैं हम लोग जोखिम उठा रहे हैं, और यानी कहते हैं उच्च रहन सहन के विचार को सोचने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? जोखिम उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोखिम उठा रहे हैं ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, यानी कहता है हम लोग उच्च रहन सहन के खोज के चक्कर में हम लोग उच्च विचार को खोने का जोखिम उठा रहे हैं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जिसका रहन सहन उच्च है उसका विचार उच्च नहीं हो सकता। तो आपको पता होगा महात्मा बुद्ध तभी बुद्ध बने जब उन्होंने भोग विलास सब कुछ अपने घर को त्याग करके जंगल में जाकर उन्होंने जब तपस्या किया, तभी उनका विचार खुला और तभी वो क्या बने, यानी सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बने। वही बात कहते हैं क्यों महात्मा गांधी कि हम में से जो कुछ व्यक्ति यह दावा करते हैं कि हम लोग जनता के लिए सोचते हैं, वो व्यक्ति यदि उच्च रहन सहन और वैभवपूर्ण जीवन का तलाश करता है तो वह जो है ना क्या उच्च विचार को खोने का जोखिम उठा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या पर्यायवाची है, यानी दोनों एक दूसरे का समानांतर नहीं है बल्कि क्या विपरीतार्थक है, यानी उल्टा है। समझ रहे हैं? तो फिर आगे क्या कहते हैं, यानी इस पैराग्राफ में कहे डॉक्टर महात्मा गांधी कि पश्चिमी दार्शनिकता में एक विचार अपने दिल पर अंकित रखना चाहिए कि सादा रहन सहन और उच्च विचार। फिर बोले आज बहुत कम लोग हैं जो कि वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं, और हम में से जो कुछ यह दावा करते हैं कि हम लोग जनता के लिए सोचते हैं, उच्च विचार रखते हैं, जो सोचने का काम करते हैं, वो यदि वैभवपूर्ण जीवन को जीने का कोशिश करेंगे तो वह जो है कि उच्च विचार को खोने का जोखिम उठाएंगे। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। इसलिए हमें उच्च विचार को बनाए रखने के लिए अपना रहन सहन सादा रखना होगा, सरल रखना होगा। इसलिए महात्मा गांधी ने हमेशा अपने जीवन को एक सरल तरीके से जिया। अब देखो, अब एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अब आपको उच्च विचार कब आएगा? जब आप दुनिया के मोह माया से टेंशन से दूर रहिए, तब ना। मान लीजिए आपके यहाँ एकदम फ्रिज कूलर एसी वगैरह सब कुछ है, तो आपको उसका बिल चुकाना है, उस घर का मरम्मत करवाना है, तो सब कुछ के लिए आपको पैसा चाहिए। आपका दिमाग हमेशा टेंशन में रहेगा कि हमें पैसा चाहिए। तो सोचिएगा कब? तो काम में लगे रहिएगा, तो सोचने का काम। इसलिए जो व्यक्ति का जिसका आवश्यकता कम है वो कम कमाएगा तो ज्यादा वक्त मिलेगा उसको सोचने का, लेकिन आज के टाइम में ज्यादा वक्त मिलेगा तो इंस्टाग्राम चलाएगा। फिर आगे देखिए, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ आवर वर्ड्स। फिर सभ्यता का वास्तविक अर्थ हमारे इच्छाओं के बढ़ाने में नहीं है। क्या कहता है? सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन। क्या कहता है? सभ्यता का वास्तविक अर्थ हमारी इच्छाओं को बढ़ाने में नहीं है, बल्कि
बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ देयर वांट्स, क्या था, बल्कि उन इच्छाओं को, यानी क्या था, उन इच्छाओं को जानबूझकर स्वेच्छा से सीमित करने में, यानी अपनी इच्छाओं को जानबूझकर स्वेच्छा से, यानी अपने मन से उसे दबाने में, यानी उसे सीमित करने में है। यानी ऐसा नहीं है कि इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, इच्छा को क्या करेंगे, कम रखेंगे, यानी कम जरूरत होगा तो कम कमाना पड़ेगा, कम तो शांति ज्यादा होगा, जब शांति ज्यादा होगा तो हम लोग अच्छे से जी पाएंगे, अच्छे से अपना जीवन चला पाएंगे। कौन कहते हैं, महात्मा गांधी। This alone increases and promotes contentment and real happiness and capacity for service। तो यही अकेला, अकेला क्या, यानी अकेला क्या है, यानी अपनी इच्छाओं को सीमित करना, तो यही अकेला हमारे अंदर, संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की भावना या सेवा की क्षमता को बढ़ाता है। यही हमारे अंदर, यानी कि अपने इच्छाओं को सीमित करना, अपने बातों को सीमित रखना, अपने जरूरतों को सीमित रखना ही हमें वास्तविक सुख देता है, हमें संतोष देता है और हमारी सेवा की क्षमता को बढ़ाता है। समझ रहे। अब संतोष कैसे, संतोष देखिए, बोलता है ना कि संतोषम परम सुखम, यानी संतोष ही परम सुख है। जब तक आपके अंदर संतोष नहीं होगा तो आप क्या संतुष्ट नहीं होइएगा, तो आपको जीवन में सुखी नहीं है। हजारों लोग हैं जो कि संतुष्ट नहीं है, पैसा तो बहुत है इसलिए वो सुखी नहीं है, लेकिन बहुत लाखों लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन इतना सा है कि जीवन जीने के लिए पर्याप्त है, तो वो संतुष्ट है, तो इसलिए वो खुश है, वो सुखी है। जो संतुष्ट है वही खुश है, वही सुखी है। असंतुष्ट आदमी चाहे उसके पास कितना भी धन हो, पर न संतुष्ट हो सकता है, न सुखी रह सकता, न आनंदित रह सकता है। कोई दिक्कत। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं, हमारी इच्छाओं के नियंत्रण में ही से ही हमें वास्तविक आनंद, संतोष और सेवा की क्षमता हमें प्राप्त होती है। फिर कहते हैं, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। क्या कहते हैं, एक निश्चित सीमा तक भौतिक आराम, एक निश्चित सीमा तक भौतिक आराम और संतुलन, एक निश्चित सीमा तक भौतिक यानी शारीरिक आराम और संतुलन, संतुलन और सुख सुविधा आवश्यक है। बट above a certain level it becomes hindrance instead of help। बल्कि एक निश्चित सीमा के बाद जब हमारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, आराम ज्यादा हो जाता है तो वो मदद करने के बजाय बाधा उत्पन्न करता है हमारी सेवा में। क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। कैसे सोचिए, हमें जनरली सोना चाहिए 6 से 7 घंटा, लेकिन अगर भी आप मोबाइल चलाए, आराम से एकदम लेटे रहे 10-12 घंटा, तो सुबह उठिएगा तो देह हाथ में दर्द करेगा। तो क्या हमारी सेवा में बाधा उत्पन्न किया, हमारी इच्छाओं में बाधा उत्पन्न किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया सर। अब सोचिए, हमें क्या खाने की आवश्यकता है जितना कि पेट भर जाए, अब हम खा लिए है तो ना, खाने की क्षमता है 4 रोटी आवश्यकता है, खाए 8 रोटी, अब क्या हुआ, पेट हो गया भारी, काम धंधा नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इच्छा हो रही थी, खाना अच्छा बना था। तो ऐसा नहीं है कि इच्छा हो रहा है तो जो करना चाहे करते, तो अगर आप अपने मन की ओर चलेंगे तो काम संभव सफल नहीं होगा, आप सुखी नहीं रहेंगे, आप सेवा नहीं कर पाएंगे, अपना काम सही ढंग से नहीं, यानी आपके काम में सहायता करने के बजाय वो क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। इसलिए इसलिए अनंत या असीमित इच्छाओं को उत्पन्न करना और उसे पूरा करना भ्रम एक प्रकार का भ्रम और जाल है। इसलिए जो है कि अपने अनंत इच्छाओं को उत्पन्न करना और उसे पूरा करना एक प्रकार का भ्रम और जाल है। यानी ऐसा मत सोचिए कि ये हो जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। अक्सर देखिएगा, जो आदमी साइकिल वाला मोटरसाइकिल को देख कर दुखी है, मोटरसाइकिल वाला कार वाला देख के दुखी है, यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कार ले लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों, अगर आप अपने इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको खुशी कहीं नहीं मिलेगा। खुशी या आनंद तभी मिलेगा, आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करिएगा। क्या कीजिएगा, कंट्रोल। यदि आप अपनी इच्छा पर कंट्रोल कर लेते हैं और अपने जरूरत की चीज को खरीदते हैं, जरूरत की चीज का यूज करते हैं, तो आपसे सुखी आदमी कोई नहीं होगा। क्योंकि जरूरत पूरा हो सकता है, इच्छा पूरा नहीं हो सकता। जरूरत पूरा हो सकता है लेकिन इच्छा पूरा नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिएगा। तो यानी माता रानी ने कहा कि अनंत इच्छाओं को बनाना फिर उसे पूरा करना एक प्रकार का भ्रम और जाल है कि इससे इसको ये हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कभी सुखी नहीं होने वाले हैं।
फिर कहते हैं महात्मा गांधी, द सेटिस्फिकेशन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ। यदि कोई व्यक्ति अपने शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है या पूर्ति करता है, तो वह जो है कि ना, वह जो है कि बौद्धिक क्षमताओं की ओर यानी क्या होता है, सिकुड़, यानी उसकी बौद्धिक क्षमताएं घटती जाती है। यदि जो व्यक्ति अपने शारीरिक इच्छाओं को, शारीरिक क्षमताओं को क्या करता है, शारीरिक इच्छाओं को पूर्ति करता है, भौतिक इच्छाओं को, आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तो वह जो है कि बौद्धिक इच्छाओं की ओर संकीर्ण होता जाता है। यानी उसका बुद्धि जो है, सोचने समझने की क्षमता कमजोर होती जाती है। क्या होती जाती है? कमजोर होती जाती है। आप देखिएगा, जो जंगल में रहता है उसका माइंड कितना तेज, वो तलवार चलाने सीख गया, वो और भी कुछ सीख गया, लेकिन जो घर में पड़े पड़े सोया है उसको खाना भी मिल रहा है, उसको खाना बनाने तक नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, खाया पिया सोया मोबाइल चलाया। तो यानी क्या करता है, अगर यदि आप ये सोच रहे हैं कि अपनी शारीरिक इच्छा को बहुत ज्यादा, शरीर को आराम देकर हम अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे, तो सोचिएगा कि आपका आप बौद्धिक रूप से क्या हो जाइए, कमजोर हो जाइएगा। वही कह रहे हैं कौन? महात्मा गांधी। आगे, must meet at a certain point a dead stop before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness। क्या कहता है, हमारी शारीरिक और बौद्धिक इच्छाएं एक निश्चित सीमा तक आकर मिल जानी चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, इससे पहले कि हमारी इच्छाएं शारीरिक और बौद्धिक कामुकता में बदले। इससे पहले कि हमारी इच्छाएं शारीरिक और बौद्धिक कामुकता में बदले, इससे पहले वो एक निश्चित सीमा तक जाकर क्या हो जाना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए, वह निश्चित हो जाना चाहिए, वह रुक जाना चाहिए। वॉल्यूप्रोटेशन मतलब भोग विलास या कामुकता। यानी देखिए, कामुकता का अर्थ है किसी भी वस्तु के लिए अगर यदि आप बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, तड़प रहे हैं, वही है कामुकता। जैसे शराबी, उसको किसका लत है? शराब का। जैसे जुआरी, उसको किसका लत है? जुआ का। जैसे आजकल का मोबाइल गेमर का, गेम का। तो क्या वही है भोग विलास कामुकता। या फिर किसी भी व्यक्ति को वेश्या का लत लग गया, किसी भी व्यक्ति को यानी ये सारी सेक्स का लत लग गया, तो ये सारी चीजें क्या भोग विलास है। यानी अगर भी आप उस चीज को पूरा करते रहेंगे तो आप सोचिए कि हम आगे बढ़ जाएंगे, खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमें तभी शांति मिल सकती है जब हम अपने इच्छाओं को कंट्रोल करें। भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि हमें अपनी इच्छाओं को, मन को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated। कहता है किसी भी व्यक्ति को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक, यानी भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां इस प्रकार बनानी चाहिए। क्या था, ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चर सर्कमस्टांसेस। किसी भी व्यक्ति को अपने भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां इस प्रकार बनानी चाहिए, व्यवस्थित करनी चाहिए, सो डैट ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम इन सर्विस ऑफ हिज ह्यूमैनिटी। और क्या था, ताकि वो उसके मानवता की सेवा में कोई वह बाधा उत्पन्न ना करे। ऐसा नहीं कि आप अपनी इच्छाओं का आनंद कर दिए और अपने इच्छाओं का आनंद करने से मानवता की सेवा में वो बाधा नहीं। कहता मानव को अपनी शारीरिक और यानी भौतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था परिस्थितियां इस प्रकार बनानी चाहिए ताकि वह मानव की सेवा में मदद करे, ना कि बाधा उत्पन्न करे। ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड। जिस पर यानी जिस मानव सेवा पर लोगों को अपनी सारी ऊर्जा लगाने की आवश्यकता है, उस पर उसमें बाधा उत्पन्न ना करे। इस प्रकार की हमारी परिस्थितियां, अगर आपकी परिस्थितियां, घर की स्थिति अच्छी है तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। यदि घर में शोरगुल नहीं हो रहा तो अच्छा काम होगा, तो वही घर में हल्ला होगा, डीजे बजेगा। मान लीजिए आपको पढ़ना है, अब बगल में पड़ोसी घर ब्याह हो रहा, तो आप क्या पढ़ पाइए? नहीं पढ़ पाइए। क्यों? क्योंकि शादी में अब डीजे बजा रहा 15 दिन से। इसलिए लोगों को ऐसी संस्कृति बनाना चाहिए जो कि मानव की सेवा में सहायता करे, ना कि बाधा उत्पन्न करे। तो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर समाप्त हो जाए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।